आज ये चौथा वीडियो होगा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो तीसरे वीडियो में क्या जाना था, घरेलू आर्थिक क्षेत्र क्या है। घरेलू आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं? डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी किसे कहते हैं। अंतिम मूल्य क्या होता है? फाइनल वैल्यू। अंतिम मूल्य क्या होता है? जीडीपी मतलब क्या होता है? जीडीपी का परिभाषा। ये तीनों निवासी क्या होता है? नागरिक कौन होते हैं? जीडीपी में क्या क्या शामिल होता है, ये तीसरे वीडियो में इसकी चर्चा की थी। आज चौथा वीडियो में जानेंगे जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है, जीडीपी की गणना कैसे की जाती है। एक और ज़रूरी सूचना, डेली करंट अफेयर्स के लिए, जो कि खासकर पीटी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, वो आप जुड़ सकते हैं इसी चैनल पर रोज़ शाम को 7:45 में। जीडीपी मतलब क्या होता है? किसी देश है, जैसे इंडिया एक देश है भारत, तो भारत में एक निश्चित समय अवधि में, मतलब एक साल में मान लेते हैं 2024 से 2025 में जितनी सेवाओं का सृजन हुआ, सर्विस का, चाहे कोई भी सेवा हो, जितना भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, सभी का मार्केट प्राइस, सभी का मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी। ठीक है। एक निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित अवधि में कुल सेवाओं और वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को ही जीडीपी कहते हैं। तो आज जानेंगे जीडीपी की गणना कैसे की जाती है। कोई भी वस्तु का उत्पादन क्या होगा? लीटर में होगा। जैसे तेल है तो लीटर में, वस्तु है तो किलोग्राम में, सर्विस है तो सर्विस का भी मौद्रिक मूल्य होता है। उसी का जो मॉनेटरी वैल्यू है, प्राइस है, उसका कीमत है, उसको सबका सम कर देंगे, जोड़ देंगे, समेशन कर देंगे, तो वो हो जाएगा जीडीपी। वैल्यू ही तो जीडीपी है, जिससे जीडीपी से किसी देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का पता चलता है कि कितनी बड़ी इकोनॉमी है। जीडीपी की गणना आधार वर्ष के अनुसार होती है। आधार वर्ष क्या होता है? आधार वर्ष जैसे अभी यूज किया जाता है बेस ईयर 2011। अभी कौन सा बेस ईयर क्या यूज किया जाता है? 2011। जीडीपी की गणना में 8% 2011 का बेस ईयर लिया जाता है। बेस ईयर, बेस ईयर का मतलब है कि उसी वर्ष के जो कीमत होगा, एक स्टेबल प्राइस, उसी को अभी भी लिया जाता है। जैसे 2011 में किसी वस्तु का मूल्य 1 kg, किसी वस्तु का मूल्य था 20 रुपया, और अभी इकोनॉमी जीडीपी की गणना 2025 में हो रही है, तो उसी 20 रुपये लिया जाएगा पर केजी के हिसाब से। हालांकि भी 2025 में उसका कीमत मान लीजिए 100 रुपये पर केजी है, लेकिन जब इकोनॉमी की तुलना हम करते हैं तो बेस ईयर के आधार पर करते हैं, क्योंकि अभी तो इसका महंगाई बढ़ा हुआ है, कीमत बढ़ा हुआ है, तो इससे पता नहीं चलेगा कि क्वांटिटी बढ़ा है या फिर कीमत बढ़ा है, प्राइस बढ़ा है या क्वांटिटी बढ़ा है। इसलिए बेस ईयर लिया जाता है कि पता चले कि क्वांटिटी बढ़ रहा है या नहीं, या केवल मूल्य बढ़ रहा है, प्राइस। तो आधार वर्ष यही होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। आधार वर्ष है 2011, जो अभी यूज किया जाता है भारत में। 2011 में किसी क्षेत्र, मान लेते हैं किसी क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन हुआ है 10 kg, फॉर एग्जांपल, इतना कम तो नहीं होगा, 10 kg गेहूं का उत्पादन हुआ है। कॉटन, यानी कॉटन जो क्लोथ है, उसकी बिक्री हुई है 10 मीटर, फॉर एग्जांपल। छोटे छोटे अमाउंट लेते हैं एग्जांपल के लिए। मिल्क का उत्पादन, दूध का उत्पादन हुआ है 10 लीटर, और सबका कीमत क्या है? गेहूं का पर केजी कीमत है 10 रुपया 2011 में, इसका पर मीटर कीमत है 5 रुपया, इसका पर कीमत मीटर है 5 रुपया। तो कितना हो गया टोटल मौद्रिक मूल्य? एक शिक्षा ले लेते हैं, शिक्षा से शिक्षा पर जो कीमत है, शिक्षा पर कीमत, ये तो फल ले लेते हैं, आम ले लेते हैं, ठीक है, आम, मिल्क,
आम का उत्पादन हुआ 10 केजी, पर केजी है 5 रुपये पर केजी। तो इसका कुल मूल्य कितना हो जाएगा? गेहूँ 10 किलो, 1 किलो का दाम 10 रुपये, तो 10 गुना 10 100 रुपया। कॉटन 5 रुपये पर मीटर, 10 मीटर उत्पादन हुआ तो 10 गुना 5 50 रुपया। इसका मूल्य कितना हो गया? 10 लीटर, 5 रुपये लीटर के पर केजी की दर से 10 पचे 50 रुपया। और इसका 5 रुपये गुना 10 50 रुपया। तो टोटल इसको सम करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल मौद्रिक मूल्य 100 100 250 रुपया, यानी कि 250 रुपये जीडीपी हो गया इस क्षेत्र का जहाँ ये चीज़ें उत्पन्न हुई। तो ये हो गया आधार वर्ष की तुलना में 2011 की तुलना में। और इतना ही चीज़ 2025 में उत्पादित हुआ, 2025 में। लेकिन इसका कीमत क्या है? आधार वर्ष बेसिकली इकोनॉमी की तुलना के लिए लिया जाता है कि क्वांटिटी बढ़ा, यानी कि उत्पादन का जो रेशियो है वो बढ़ा या नहीं। जैसे मान लेते हैं 2025 में पर केजी गेहूं का दाम है, उसमें 10 रुपये था, इस समय मान लेते हैं 20 रुपया गेहूं का पर केजी। उसी तरह कॉटन का है 10 रुपया, उसी तरह मिल्क का है 10 रुपया, उसी तरह आम का है 10 रुपया। और यदि मान लेते हैं 2025 में 5 केजी ही उत्पादन हुआ गेहूं का, 5 मीटर ही उत्पादन हुआ कॉटन का, 5 लीटर ही उत्पादन हुआ दूध का, आम का 5 केजी ही उत्पादन, तो कितना कीमत हो जाएगा? 20 रुपये पर के 20 पचे 100, 10 पचे 50, 10 पचे 50, 10 गुने 5 50, ये भी तो 250 हो रहा है। तो यही आधार वर्ष 2025 के मूल्यों की तुलना में हम करेंगे तो 250 रुपये इस समय भी हो रहा है, 250 रुपये इस समय भी हो रहा है। लेकिन पता, ये तो मौद्रिक मूल्य सेम हो गया, तो कहेंगे इकोनॉमी का लॉस नहीं, लॉस है क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी घट गया है। इसलिए आधार वर्ष लिया जाता है कि जो क्वांटिटी है वो बढ़ा है या नहीं, मात्रा प्रोडक्शन बढ़ा है, चाहे वो सर्विस हो या गुड्स हो, वस्तु हो या सेवा, उसका प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए, इसलिए आधार वर्ष लिया जाता है। तो समझे आप? यहाँ पर क्या 20 रुपये 5 रुपये ये है। और यदि यही रहता यहाँ पर 20 रुपये है और 10 केजी, ये भी स्टेबल रहता, मूल्य तो बढ़ जाता। यदि प्रोडक्शन उस हिसाब से रहता 10 केजी, और ये भी 10 मीटर, ये भी 10 लीटर और ये भी 10 केजी, तो 500 रुपया हो जाता। तो क्या हम कह सकते थे कि इकोनॉमी 2 गुना बढ़ गया 2011 की तुलना में? नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि ये मूल्य बढ़ा है 2 गुना, प्रोडक्शन नहीं हुआ है। प्रोडक्शन पर यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जीडीपी तो मौद्रिक मूल्य बढ़ जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो वो कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए आधार वर्ष लिया जाता है। तो अभी 2011 के जो प्राइस वैल्यू है, चाहे वो सेवा हो या वस्तु हो, वो लिया जाता है। अभी हाल ही में एक मतलब निर्णय लिया गया था कि 2020 या 21 है, 2020-21 के प्राइस को अब आधार वर्ष माना जाएगा, क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया। 2011 लगभग 10 और 5 15 साल पुराना होने वाला है ये 2011 वाला, इसलिए 2020-21 आधार वर्ष बेस ईयर अब लिया जाएगा। तो जीडीपी किस पर कैलकुलेट किया जाता है? आधार वर्ष पर, बेस ईयर पर। क्यों? ताकि उसमें पता चले कि महंगाई कितना बढ़ा है, आपदा में कितना लॉस हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा है यानी क्वांटिटी बढ़ा है या नहीं, ये पता चले। अब आता है एक नॉमिनल जीडीपी, जिसको नाम मात्र का जीडीपी कहते हैं। एक होता है नॉमिनल जीडीपी, जिसको बोलते हैं नाम मात्र का जीडीपी, नाम मात्र जीडीपी। और एक होता है रियल जीडीपी, रियल जीडीपी, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, वास्तविक जीडीपी। दोनों में क्या डिफरेंस है? रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस है? जब जीडीपी की गणना, लिखना आपको, जब जीडीपी की गणना या कैलकुलेशन करंट प्राइस पर किया जाता है, करंट मार्केट प्राइस पर,
करंट प्राइस पर किया जाता है। करंट प्राइस जैसे अभी 2025 का निकाला जा रहा है जीडीपी, तो 2025 के मूल्यों को इसमें जीडीपी में ऐड किया जाएगा। करंट प्राइस जो अभी है, अभी का मार्केट प्राइस पर। और ये क्या है, जब जीडीपी की गणना बेस ईयर आधार वर्ष की तुलना पर की जाती है। अभी 2011 यूज किया जा रहा है और 1-2 साल में इसको संशोधित करके 21-22 या 22-23 यूज किया जाएगा। ठीक है, अभी 2011 का जो मूल्य है वही जीडीपी में गणना होता है। तो यही इसका डिफरेंस है। दूसरा लिख सकते हैं, ये अच्छा टूल नहीं है जीडीपी के मापने के लिए। ये अच्छा टूल नहीं है, अच्छी मेजर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन शामिल रहता है, महंगाई शामिल रहता है। महंगाई के कारण ही कीमत बढ़ जाता है, तो कहते हैं कि जीडीपी बढ़ गया। नहीं, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए और ये प्रोडक्शन पर फोकस करता है। ये अच्छा टूल है क्योंकि इसमें महंगाई शामिल नहीं है, क्योंकि बेस ये 2011 रहता है तो उसमें महंगाई आपदा वगैरह शामिल नहीं रहता है और इसमें सभी को ऐड करके निकाला जाता है। तो इसको महंगाई इसमें शामिल नहीं है। ये मात्रा पर, प्रोडक्शन की मात्रा पर निर्भर करता है। मात्रा बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा। इसे फॉल्स जीडीपी भी कहते हैं। फॉल्स जीडीपी, इसको ट्रू जीडीपी, सही जीडीपी कहा जाता है, रियल जीडीपी इसलिए इसे कहा जाता है। ये प्राइस बढ़ने से भी इफेक्ट होता है और मूल्य बढ़ गया तो भी इफेक्ट होगा। पर केजी मूल्य बढ़ गया तो जीडीपी बढ़ेगा। और क्वालिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा, प्रोडक्शन की मात्रा बढ़ी तो भी निर्भर करता है। लेकिन इसमें क्या है, ये केवल प्रोडक्शन बढ़ता है तभी जीडीपी बढ़ेगा, क्योंकि बेस ईयर में मूल्य तो स्थिर रहता है इसलिए। तो ये रियल जीडीपी होता है, यही नॉमिनल जीडीपी होता है। दोनों में यही अंतर। नॉमिनल जीडीपी मतलब करेंट प्राइस पर जो ताज़ा मूल्य है मार्केट का उस पर निकाला जाता है जीडीपी, तो उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। रियल जीडीपी मतलब बेस ईयर पर। एक छोटा सा एग्जांपल से रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी समझते हैं। मान लेते हैं एक क्षेत्र में बस 10 केजी आम का उत्पादन हुआ। ठीक है, 10 केजी आम का उत्पादन हुआ और 10 केजी आम का उत्पादन हुआ कब? 2025 में। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होगा? एनजीडीपी, नॉमिनल जीडीपी या नाममात्र का जीडीपी। जब हम इसकी कीमत निकालेंगे मार्केट प्राइस पर, 10 केजी आम का कीमत जब हम बाजार मूल्य पर, जो ताज़ा मूल्य है अभी मार्केट में जो बाजार चल रहा है मूल्य, उस पर निकालेंगे तो ये नॉमिनल जीडीपी होगा। मान लेते हैं 2025 में आम का है 50 रुपये पर केजी। ठीक है, और टोटल आम कितना है? 10 केजी, तो 50 × 10 यानी 500 रुपया हो जाएगा। और यदि रियल जीडीपी निकालना होगा तो बेस ईयर लेके चलेंगे। आधार वर्ष मान लेते हैं 2011 में 1 केजी आम का दाम था 20 रुपया, तो 10 केजी का दाम 20 × 10 200 रुपया हो जाएगा। तो यही हुआ रियल जीडीपी, यही हुआ नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी मतलब किसी वस्तु या सेवा का एट करेंट जो मार्केट प्राइस है उस पर उसका जो वैल्यू है वो नॉमिनल जीडीपी है। और रियल जीडीपी जो आधार वर्ष है, जो भी हो, 2011 हो या 2020-21 हो, आधार वर्ष पर जो जीडीपी निकाला जाता है उसे रियल जीडीपी कहते हैं। रियल जीडीपी में इन्फ्लेमेशन यानी महंगाई शामिल नहीं होता है। आपदा से संबंधित जो खर्चा वगैरह किया जाता है वो शामिल नहीं होता है। ये वास्तविक जीडीपी होता है। ये क्वांटिटी पर फोकस करता है, ना कि वैल्यू पर, कि महंगाई पर। यदि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रियल जीडीपी भी बढ़ेगा, चाहे वो प्रोडक्शन सर्विस का हो या फिर वस्तु का हो। आगे एक सूचकांक है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है ये, या प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं इसको, या प्राइस इंडेक्स। जीडीपी डिफ्लेटर को हिंदी में बोल सकते हैं जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद, डिफ्लेटर मतलब अपस्थि कारक। ये बेसिकली क्या है जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला? नॉमिनल जीडीपी जो नाम मात्र का जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी को हिंदी में नाम मात्र का जीडीपी,
जब जीडीपी करेंट यानी कि जो ताज़ा मार्केट वैल्यू उस पर निकाला जाता है, करेंट मार्केट वैल्यू पर, तो उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। रियल जीडीपी मतलब बेस ईयर के मूल्यों के आधार पर जीडीपी की तुलना, गणना। तो नॉमिनल जीडीपी को भागा दे देंगे रियल जीडीपी से, गुना 100 से कर देंगे, तो ये निकल जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर का वैल्यू। मान लेते हैं ये क्यों निकाला जाता है, पता चले कि महंगाई कितना प्रतिशत बढ़ा है बेस मतलब रियल जीडीपी के तुलना में, रियल बेस ईयर की तुलना में। तो ये इन्फ्लेमेटर मापने का एक इंडिकेटर है, जीडीपी डिफ्लेटर। नॉमिनल जीडीपी भागा दे देना रियल जीडीपी गुना 100। जैसे 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 नॉमिनल जीडीपी का वैल्यू, जैसे उसे छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। एक 2025 में 50 कलमों का उत्पादन हुआ। कितना? 50 पेन्स का। एक कलम का कीमत है 20 रुपया एट प्रेजेंट 2025 में। 2011 के यही कलम 50 कलम 2011 में एक कलम का दाम था 5 रुपया। कितना? 5 रुपया। तो नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालेंगे? 2025 में यानी एट प्रेजेंट कितना वैल्यू है एक कलम का? 20 रुपया। तो नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? नाम मात्र, नाम मात्र जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी कब निकाला जाता है? जीडीपी एट करेंट मार्केट प्राइस, चालू बाजार मूल्यों पर, मूल्य क्या है अभी उसके तुलना में जो वैल्यू निकाला जाता है मूल्य। तो 20 गुना 50 यानी कि 5 दूनी 10, 1000 रुपया। 1000 रुपया हो गया अभी इसका नॉमिनल जीडीपी। यही रियल जीडीपी क्या हो जाएगा? रियल जीडीपी 2011 में प्राइस था एक कलम का 5 रुपया, तो 50 का 250 रुपया। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होगा? नॉमिनल जीडीपी 1000 भागा रियल जीडीपी 250 गुना 100, कट जाएगा 25 चौके 100, यानी कि 400% बोल सकते हैं। 400 बढ़ गया है महंगाई, 400%। तो यही है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर महंगाई यानी इन्फ्लेमेशन नहीं, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति मापने का एक इंडिकेटर है। तो क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी को भागा दे देना रियल जीडीपी से, गुना 100 कर देना है। वही है जैसे इंडिया की तुलना हम करते हैं। भारत की जीडीपी सभी भारत में जितने भी घरेलू क्षेत्र क्या है? अब तीसरा वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा घरेलू क्षेत्र में क्या क्या शामिल होता है। और घरेलू क्षेत्र में जो जो शामिल होता है वो सभी के सभी जीडीपी में भी कैलकुलेट होता है। ओके, तो भारत की जीडीपी 2025 के मार्केट प्राइस पर मान लेते हैं 5 बिलियन डॉलर है, यूएस डॉलर है। ठीक है, यही भारत की जीडीपी 2011 जो बेस ईयर है, आधार वर्ष, उसमें यदि मूल्य हम निकालते हैं वस्तु और सेवा का, तो आता है कितना? 2 बिलियन डॉलर। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होगा? नॉमिनल जीडीपी को भाग दे देना है रियल जीडीपी से, गुना 100 कर देना है, 2 से कट जाएगा 50 पर, तो 250%। तो 250 हो गया ये जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स। तो ये फॉर्मूला कभी पीटी में पूछ लेता है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से भाग देना है, गुना 100 करना है। नॉमिनल जीडीपी हमेशा अधिक रहता है क्योंकि महंगाई तो बढ़ती है, क्या घटेगी? जैसे 2011 में 5 रुपये का कलम था, अभी 10 रुपये तो निश्चित रूप से होगा क्योंकि कॉस्ट बढ़ता है संसाधन की कमी वगैरह के कारण। तो इसको याद रखना है कि जो पहले अधिक मूल्य वाला होगा, याद करने का तरीका हम बता रहे हैं, अधिक मूल्य वाले को कम मूल्य वाले से भाग देना है। तो जाहिर से नॉमिनल जीडीपी जो होता है मार्केट प्राइस पर निकाला जाता है, उसका मूल्य अधिक होगा तो अधिक मूल्य ऊपर रहेगा, यानी नॉमिनल ऊपर रहेगा। नीचे में बटा किस पे भाग देना? किससे? रियल जो कम रहेगा, गुना 100 करना। ऐसे भी याद रखते हैं, नोर एक ट्रिक है। नोर फिजिक्स में एक होता है नोर गेट और गेट, क्लास 11 के फिजिक्स में नोर गेट और गेट, लॉजिक गेट जो होता है उसमें नोर ऐसे याद रखते हैं। नोर मतलब ऊपर में नॉमिनल जीडीपी रहेगा, नीचे में आर से रियल जीडीपी रहेगा, वास्तविक जीडीपी, गुना 100 करेंगे तो जीडीपी डिफ्लेटर निकल जाएगा।
आप जानते हैं जीडीपी की गणना कैसे की जाती है? जीडीपी गणना, कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, कैसे मापा निकाला जाता है जीडीपी? तो इस 3 विधि है। पहला एक उत्पादन विधि। उत्पादन विधि मतलब कितना प्रोडक्शन हुआ। उत्पादन विधि। उसके बाद है खर्च विधि या व्यय विधि बोल सकते हैं, व्यय विधि। और तीसरा है इनकम, आय विधि। आय विधि इसको बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड। और सबसे जो रियल है यही है, सबसे इसी का प्रयोग सीएसओ जीडीपी गणना में करती है, एक्यूरेट होता है। प्रोडक्शन मेथड किसका? प्रोडक्शन, सेवा और वस्तु दोनों का। एक है ये एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि व्यय विधि या खर्च विधि। इनकम मेथड, आय विधि। यही 3 विधि के आधार पर जीडीपी निकालना है और ज़्यादा एक्यूरेट प्रोडक्शन मेथड होता है। तो उत्पादन विधि में उत्पादन को रखा जाता है, कितना प्रोडक्ट उत्पादित हुआ देश के अंतर्गत, उसके मौद्रिक मूल्य निकाला जाता है। खर्च विधि में कितना खर्च किया जाता है वो निकाला जाता है। आय विधि में पता चलता है कि आय कितना है, वो निकाला जाता है इसमें। तो पहले जानते हैं उत्पादन विधि या प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड को जीबीए मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीबीए मेथड। जीबीए मतलब जी से ग्रोस, ग्रोस सकल, बी से वैल्यू, ए से एडेड। मतलब जितना वैल्यू ऐड किया जाएगा टैक्स वगैरह लगा के, वैल्यू एडिशन, तो उसको ऐड करके जो वैल्यू निकाला जाएगा वो उसको बोलते हैं जीडीपी का प्रोडक्शन मेथड। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति है, इसके पास कितना है? 20 हेक्टेयर खेत है। 20 हेक्टेयर खेत है एक व्यक्ति के पास। इसमें गेहूं का उत्पादन हुआ 2025 में। गेहूं का उत्पादन हुआ, गेहूं का उत्पादन हुआ बहुत सारा। कितना मान लेते हैं? 1 टन, 1 टन गेहूं का उत्पादन हुआ। तो गेहूं तो क्या, गेहूं उत्पादित गेहूं का दाना यानी सीड्स के रूप में, बीज के रूप में होता है? नहीं, गेहूं का बड़ा बड़ा प्लांट रहता है, पौधा, उसको भी हार्वेस्टिंग वगैरह किया जाता है। उसमें लेबर कॉस्ट आता है, उसमें हार्वेस्टिंग कॉस्ट आता है, फिर फ्रेश वगैरह किया जाता है। तो मान लेते हैं इस गेहूं के प्लांट से गेहूं निकालने में, गेहूं का दाना जो बन गया, गेहूं का बीज या दाना बोल सकते हैं, सीड बनाने में इस व्यक्ति को 5,000 रुपये का वैल्यू ऐड करना पड़ा। लेबर कॉस्ट, हार्वेस्टिंग कॉस्ट, ये वो। तो 5,000 का कॉस्ट लगा गेहूं के पौधे से गेहूं निकालने में, ठीक है। फिर इस गेहूं से आटा बनाने में 2,000 का कॉस्ट आया। गेहूं को फिर पिसाया गया मशीनों के द्वारा, 2,000 रुपये आया कॉस्ट आटा बनाने में। फिर आटा से बिस्किट बनाने में कितना कॉस्ट आया? 3,000 रुपया। इसमें मिल्क वगैरह बनाया गया, शुगर मिलाया गया, लेबर कॉस्ट, मशीन कॉस्ट, तो सभी लगाकर इतना आया। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है जो कंज्यूमर के पास जाएगा? वो बिस्किट है। तो इस प्रकार इस उत्पादन विधि में निकालेंगे, टोटल वैल्यू ऐड करेंगे। पहले इसका ग्रोस वैल्यू एडेड निकालते हैं, टोटल जीबीए। जीबीए मार्केट प्राइस पर, बाजार मूल्य पर। एमपी मतलब मार्केट प्राइस। ग्रोस वैल्यू एडेड मतलब कितना वैल्यू एडिशन हुआ इसमें अंतिम प्रोडक्ट बनाने में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, गेहूं के पौधे से गेहूं बीज बनाने में 5,000, फिर गेहूं से आटा बनाने में 2,000 के मतलब 1,000 होता है, और आटा से बिस्किट बनाने में 3,000, 3K। एक के मतलब 1,000, 2 के मतलब 2,000, 3 के मतलब, तो टोटल कितना वैल्यू ऐड हो गया? 5, 2, 7, 3, 10,000 का वैल्यू एडिशन हुआ मार्केट प्राइस, करेंट मार्केट प्राइस पर, ठीक है, 10,000 रुपये का।
ये GVA है, ग्रोस वैल्यू एडेड। ग्रोस वैल्यू एडेड मतलब जितना वैल्यू एडिशन टोटल किया गया। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल कितना उसको ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे जो बीच का वैल्यू एडेड है। तो ये हो गया टोटल वैल्यू एडिशन, 10,000 हो गया। तो क्या ये GDP निकला? नहीं, ये ग्रोस वैल्यू एडेड निकला, वो भी मार्केट प्राइस पर। ये GDP क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो इसमें टैक्स शामिल है, ना तो सब्सिडी शामिल है। GDP क्या होता है? किसी क्षेत्र में, किसी घरेलू, किसी देश में एक निश्चित टाइम पीरियड में अंतिम वस्तु जो होता है, फाइनल गुड्स, उसके मूल्यों को, उसके मौद्रिक मूल्यों को GDP कहते हैं। चाहे वो मार्केट प्राइस पर हो या बेस ईयर पर। मार्केट प्राइस पर होगा तो वो नॉमिनल GDP होगा, बेस ईयर के प्राइस पर होगा तो वो रियल GDP होगा। तो ये GDP इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें टैक्स वगैरह, सब्सिडी वगैरह इंक्लूड नहीं है। प्रोडक्शन मेथड में GDP क्या होगा? GDP GVA, टोटल ग्रोस वैल्यू एडेड, जितना भी वैल्यू एडिशन किया गया अंतिम प्रोडक्ट बनाने में। ये तो बिस्कुट एक है, अदर चीज़ जैसे कोल्ड ड्रिंक है तो उसमें भी आम लाया जाएगा, बहुत सारा केमिकल लाया जाएगा, फिर कोल्ड स्टोरेज, फिर परिवहन का कॉस्ट, फिर टैक्स वगैरह लगेगा। तो इसी तरह सभी में निकाला जाता है। ग्रोस वैल्यू एडिशन जितना भी मूल्य का उसको प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, टैक्स माइनस प्रोडक्शन के लिए टैक्स भी लगेगा। अदर रॉ मटेरियल में जो सरकार सब्सिडी देती है, जो कि किसी आप ये उत्पादित करिए, बिस्कुट बनाए, हम इसमें आपको सब्सिडी देंगे प्लांट वगैरह के लिए, मशीनरी वगैरह के लिए, तो ये सब्सिडी घटा देंगे, तो इसी को बोलेंगे GDP। यदि ये बेस ईयर पर निकाला गया तो रियल GDP, मार्केट वैल्यू पर निकाला गया करेंट मार्केट वैल्यू पर तो ये नॉमिनल GDP होगा। तो यही है GDP, ग्रोस वैल्यू एडिशन प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। टैक्स और सब्सिडी को इसे नेट टैक्स भी कहते हैं। नेट टैक्स, शुद्ध कर। शुद्ध कर क्या होता है? जैसे एक गैस सिलेंडर है LPG का, इसमें गैस भरा हुआ है और इसका प्राइस है, मान लेते हैं 1,000 रुपया, 1,000 रुपया। और ये कंपनी जो उत्पादित करती है उसको टैक्स देना पड़ता है 200 रुपया, और सरकार इस पर 100 रुपया का टैक्स देती है कंज्यूमर को, सब्सिडी। तो इसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 1,000 तो प्रोडक्शन कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट, फिर 200 टैक्स सरकार लेगी, माइनस 100 सब्सिडी दिया जा रहा है। तो इसका हो जाएगा 200 माइनस 100, 1,100 रुपया करेंट अंतिम वस्तु का मूल्य 1,100 रुपया। तो नेट टैक्स निकालने के लिए टैक्स में से सब्सिडी, सब्सिडी मतलब सहायकी हिंदी में बोलते हैं इसको, सरकार किसी को मतलब बेनिफिशियरी को कम कीमत पर कोई चीज़ प्रोवाइड करती है। जैसे यूरिया में बहुत सब्सिडी दिया जाता है। यूरिया का मान लेते हैं फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट क्या आगे जानेंगे। यूरिया का फैक्टर कॉस्ट FC, फैक्टर कॉस्ट मतलब लागत मूल्य या कारक लागत। लागत मूल्य मतलब किसी भी चीज़ को उत्पादन करने में कितना पैसा लगा। मान लेते हैं यूरिया का है 3,000 रुपया, 3,000 रुपये या 3K बोल सकते हैं, 3K मतलब 3,000 फैक्टर कॉस्ट। यूरिया कंप्लीट एक बोरी बनाने में 3,000 रुपये लगा। टैक्स इसमें सरकार लेती है, यूरिया टैक्स। यूरिया जब बनाते, कोई भी चीज़ प्रोडक्शन होता है तो उसमें टैक्स देना पड़ता है सरकार। तो टैक्स मान लेते हैं इसमें 500 रुपया है, सरकार सब्सिडी दे रही है, टैक्स 500 है, सब्सिडी है 100 रुपया। तो यूरिया का जो अंतिम वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। तो 400 रुपये इधर हो गया, तो 3,400, 3,400 रुपया हो जाएगा इसका। तो यही है प्रोडक्शन कॉस्ट पर क्या? GDP। GVA, ग्रोस वैल्यू एडिशन प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, जिसे नेट टैक्स भी कहा जाता है। टैक्स में सब्सिडी घटा देंगे तो वो शुद्ध कर होगा, नेट टैक्स। एक होता है व्यय विधि, GDP की गणना व्यय विधि, एक्सपेंडिचर
मेथड। इसमें उत्पादक जो फाइनल प्राइवेट कंजम्पशन होता है उसको लिखा जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ शामिल है, जैसे पहले कंजम्पशन का कीमत, कोई भी चीज़ अंतिम वस्तु खरीदता तो उसका कीमत, इसको बोलते हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन ऐसे याद रख सकते, उपभोग मूल्य। फिर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, कहाँ कहाँ निवेश किया जा रहा है, लोगों के द्वारा या फिर कंपनी के द्वारा, एसेट निर्माण में, होम अलग अलग घरों के निर्माण में, कैपिटल गुड्स बनाने में, इंटरमीडिएट गुड्स निर्माण में। तो कंजम्पशन में शामिल होगा फाइनल प्राइवेट कंजम्पशन जो किया जाता है, जिसमें बीज का मूल्य शामिल, जैसे स्टील से बनता है, जैसे आटा से बनता है बिस्किट, तो वो बिस्किट शामिल होगा, ना कि आटा का मूल्य। फाइनल प्रोडक्ट अंतिम वस्तु का मूल्य शामिल होगा इसमें। निवेश जो अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है वो शामिल होता है। गवर्नमेंट, जिसे CIGM इसका फॉर्मूला है व्यय विधि में। इसमें और क्या शामिल होगा, गवर्नमेंट जो परचेज करती है, गवर्नमेंट परचेज मतलब खरीदती है, परचेज मतलब खरीदना, तो गवर्नमेंट जो खरीदती है, जैसे कि गवर्नमेंट भी रोड बनाने के लिए एसफाल्ट खरीदेगी, और बहुत सारी चीज़ें बनाएगी, जैसे कि बहुत सारा गवर्नमेंट ऑफिस तो वहाँ पर फर्नीचर लाने के लिए खरीदेगी अलग अलग कंपनी से। रेल वाला जो डिब्बा वगैरह बनाया जाता है वो भी अदर कंपनी से खरीदा जाता है। कंपनी खरीदेगी ऑयल गैस वगैरह, तो वो भी ऐड किया जाएगा इसी में, गवर्नमेंट परचेज। और एम से क्या होगा, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यानी कि निर्यात माइनस आयात, ये शामिल होगा। तो ये चार चीज़ें शामिल होता है जिसमें व्यय विधि में। कंजम्पशन अंतिम वस्तु का मूल्य, इन्वेस्टमेंट अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है इन्वेस्टमेंट, वो गवर्नमेंट जो खरीदेगी सरकार वो शामिल होगा, और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये चारों को ऐड कर देंगे तो व्यय विधि के अनुसार GDP निकल जाएगा। और एक होता है इनकम विधि, इनकम मेथड या आय विधि के अनुसार GDP की गणना। इसमें बेसिकली मजदूरी वगैरह जो है, सैलरी वगैरह जो दिया जाता है उसको काउंट किया जाता है, वेज को इंटरेस्ट को शामिल करेगा, ब्याज जितना ब्याज प्राप्त हुआ, प्रॉफिट कितना लाभ हुआ उसको शामिल किया जाएगा, रेंट वगैरह जो रूम का रेंट होता है उसको शामिल किया जाएगा। तो ये टोटल इनकम के आधार पर निकाला जाता है। तो इसमें ये सब को सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, वो निकल जाएगा इनकम, GDP। इनकम के आधार पर GDP की गणना। तो यही 3 मेथड है, और सबसे प्रभावी एक्यूरेट है प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन विधि। किसी भी चीज़ का उत्पादन करना है, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन करना है, बनाना है कोई चीज़, उसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उत्पादन के कारक, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये उत्पादन किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये PT में पूछा गया था एक बार बिहार SI में, कि उत्पादन प्रोडक्शन का सर्व प्रमुख कारक है, सबसे प्रमुख जो महत्वपूर्ण कारक है वो है भूमि। यदि भूमि नहीं रहेगा तो किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं होगा। क्या हवा में उत्पादन होगा? नहीं। तो लैंड रहना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहला कारक भूमि, सेकेंड है लेबर या श्रम, तीसरा है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल सकते हैं, तीसरा है पूंजी या कैपिटल, चौथा है उद्यम मतलब बाजार बोल सकते हैं, एक तरह से लाभ होना, प्रॉफिट बाजार होगा। तो इंटरप्रेन्योर के अंदर की जो मशीनरी वगैरह तो पूंजी में आ जाएगा, कैपिटल्स में स्किल वगैरह आता है। तो स्किल भी एक उत्पादन के कारण है, यदि स्किल नहीं तो उत्पादन कम जाएगा, मशीन की कमी है तो उत्पादन कम हो जाएगा, पूंजी में ये सब आता है। तो सर्व प्रमुख कारक है, सबसे पहला भूमि, सेकंड श्रम या लेबर, तीसरा पूंजी कैपिटल, चौथा उद्यम प्रॉफिट या मार्केट बोल सकते हैं, इंटरप्रेन्योर। यदि भूमि की कीमत बढ़ती है तो उत्पादन की कीमत बढ़ जाएगी, यदि लेबर कॉस्ट बढ़ता है तो उत्पादन का जो अंतिम वस्तु में बनेगा उसका भी कीमत बढ़ जाएगा। यदि उसमें मशीनरी वगैरह अधिक हाईटेक लगा है, अधिक कीमत का, तो प्रोडक्शन में अधिक कीमत है, तो क्योंकि
मुख्य कारण उत्पादन की कोई भी वस्तु बेचा जाता है तो उसका भी तो एक होता है ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट कमाना। कोई वस्तु बन रहा है बाजार में ही, प्रोडक्शन फैक्ट्री में ही 50 रुपये में, तो मार्केट में आते हैं तो वो 100 रुपये होना लाजमी है। उसमें हर तमाम चीज़ें की टैक्स वगैरह, रोड टैक्स, टोल टैक्स, परिवहन टैक्स, इन्वायरमेंट टैक्स, ये टैक्स, हेल्थ टैक्स वगैरह वगैरह लगाया जाएगा। तो प्रॉफिट मेन एम होता है किसी भी चीज़ को बनाना है तो बाज़ार में बेचने के उद्देश्य से। अब कुछ चीज़ें हैं जिसको जानते हैं। बाजार मूल्य क्या है, इसको आप नोट कर सकते हैं। मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य किसे कहते हैं? जिस कीमत पर अंतिम उपभोक्ता कोई सामान खरीदता है, क्या लिख सकते हैं? जिस कीमत पर, जिस प्राइस पर कोई अंतिम फाइनल जो कंज्यूमर है, उसको बेचना वगैरह नहीं, उसको यूज करना है, तो वो खरीदता है, उसे मार्केट प्राइस कहते हैं। जैसे ये मार्कर हमने शॉप से खरीदा, कैमलिन वाइट बोर्ड मार्कर, मान लीजिए 30 रुपये में, तो ये मेरे लिए बाजार मूल्य पर अंतिम वस्तु हो गया। बाजार मूल्य पर खरीदा 30 रुपये पर, तो ये मेरे लिए बाजार मूल्य हो गया। तो कोई अंतिम उपभोक्ता यूज करने के लिए कोई चीज़ें मार्केट से खरीदता है जिस प्राइस पर, वो उसके लिए मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य होता है। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट भी समझ लेते हैं। कारक लागत या लागत कारक बोल सकते हैं, उत्पादन लागत या कारक लागत। किसी वस्तु को बनाने में कुल खर्च, चाहे वो श्रम पर हो, औजार पर हो, रूम रेंट पर हो, अन्य लागत जो फाइनल गुड्स बनाने में होती है, उसे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। जैसे ये कोई फाइनल प्रोडक्ट है, अंतिम वस्तु है, मार्कर, वाइट बोर्ड मार्कर। इसको बनाने में लेबर लगा होगा, लेबर का कीमत, रेंट लगा हुआ, जहाँ फैक्ट्री स्टेब्लिश होगा मार्कर का, उसको रेंट देना पड़ता होगा उस भूमि का। तीसरा फिर टेक्नोलॉजी लगेगा, मशीन्स लगेगा, औजार वगैरह, टूल्स वगैरह, केमिकल लगेगा इसको बनाने में, अल्कोहल वगैरह, और पिगमेंट, रंग लगेगा अलग। तो ये सब क्या होगा? इसका फैक्टर कॉस्ट। इसका जो कीमत ऐड करके अंतिम फैक्ट्री में जो इसका मूल्य था वही था इसका फैक्टर कॉस्ट। इसलिए तो बना है फैक्ट्री से फैक्टर। फैक्टर कॉस्ट, उत्पादन जिस समय हो रहा था उस समय इसकी कीमत क्या थी, बिना टैक्स, बिना सब्सिडी, कुछ भी चीज़ ऐड नहीं है, केवल रॉ मटेरियल को ऐड किया गया है, लेबर, रेंट, इस उपकरण का, केमिकल वगैरह का, तो उसको बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। और बाजार मूल्य में तो सभी चीज़ें एड ऑन हो जाता है, सब्सिडी से लेकर अदर प्रकार के टैक्सेस। जैसे यही मान लेते हैं, यही इसको हटा देते। जैसे एक है मैंगो का कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, जैसे माजा, या फिर ये क्या बोलते हैं, स्लाइस। ये क्या, मैंगो का कोल्ड ड्रिंक है। इसको बनाने के लिए एक फैक्ट्री होगा, उस फैक्ट्री में अदर तमाम प्रकार की चीज़ें चाहिए, जैसे मैंगो चाहिए कुछ, मैंगो फ्लेवर के लिए कुछ केमिकल चाहिए, पानी चाहिए, वाटर, ठीक है, और फिर इसमें लेबर कॉस्ट चाहिए, फिर बोतल चाहिए, बोतल भी तो कीमत है, इसको भी तो वैल्यू होगा, बोतल चाहिए, फिर बोतल का ढक्कन चाहिए, फिर उसके ऊपर स्टिकर चिपकाना है वो चाहिए। तो ये सब तमाम चीज़ें जोड़कर फैक्ट्री में एक बोतल का दाम है, मान लेते हैं 70 रुपया 1 लीटर का, किसका, माजा का। और ये फिर जाएगा, यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज का ऐड नहीं हुआ है, 70 रुपये इसका फैक्टर कॉस्ट हो गया, फैक्ट्री में जो कॉस्ट है, बनने में कितना कॉस्ट लगा। अब ये सप्लाई होगा, मान लेते ये फैक्ट्री मुंबई में, कहाँ है, मुंबई में, ये मुंबई से सप्लाई हुआ बिहार में, तो इसमें फिर टोल टैक्स देना पड़ेगा, रोड टैक्स, ठीक है, टोल टैक्स देना पड़ेगा, रोड टैक्स, परिवहन टैक्स, परिवहन टैक्स मान लेते हैं हो गया 10 रुपया, ऐड हो गया। फिर बिहार में आया तो बिहार में जो नज़दीकी दुकान में आया, फिर वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज टैक्स आया, कोल्ड स्टोरेज टैक्स, ठंडा करने के लिए 5 रुपया। और फिर अंतिम ये मिला, ऊपर से फिर ये हेल्थ टैक्स लगा सरकार के द्वारा कि हेल्थ के लिए अच्छा चीज़ नहीं है, ये वो ख़राब चीज़ है, तो उसमें 1 रुपया सरकार लिया, ये 5 रुपया है। तो टोटल कितना हो गया इसमें, और ऊपर से फिर सरकार ने सब्सिडी भी दिया कि ये एंटरप्रेन्योर सब्सिडी, लोग उद्यमी बन रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं देश में, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक ही क्यों ना हो। यहाँ पर विरोधाभास है, ये हेल्थ के लिए ख़राब भी है और सब्सिडी सरकार दे रही है, मान लिया जाए 1 रुपया सब्सिडी भी दे रही है, ठीक है। तो ये फैक्टर कॉस्ट इसका 70 रुपया। मार्केट वैल्यू क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट में टोटल वैल्यू ऐड कीजिए, टोल टैक्स, टोटल टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स है,
10 रुपया, फिर कोल्ड स्टोरेज टैक्स 5 रुपया, फिर हेल्थ टैक्स 1 रुपया और सब्सिडी 1 रुपया घटा दिए। ये मार्केट प्राइस हो गया। कितना हो जाएगा? 70 प्लस 10 5 15, 116 में से गया 15, यानी कि 85 रुपये ये इसका मार्केट बाजार मूल्य हो गया। जो अंतिम कंज्यूमर जो इसे ड्रिंक पीने के लिए खरीदेगा उसको 85 रुपये में मिलेगा। फैक्टर कॉस्ट कितना था? 70। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट, हमेशा मार्केट कॉस्ट रहता है वो फैक्टर कॉस्ट से अधिक ही रहता है, क्योंकि इसमें तमाम प्रकार के टैक्स वगैरह ये वो ऐड होता है, इसलिए बाजार मूल्य हमेशा जो कारक लागत होता है उससे अधिक ही होता है। तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत, एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत हिंदी में कहेंगे इसको, प्लस अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर या फिर इनडायरेक्ट टैक्स बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में। बाजार मूल्य या मार्केट प्राइस किसी चीज़ का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत जो उसको बनने में लगा, रॉ मटेरियल में, लेबर में, औजार में, रेंट में, ये वो में, उसमें ऐड करेंगे वो प्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। सब्सिडी यानी कि सहायकी, क्योंकि सहायकी तो फिर उसमें घटाना पड़ेगा, टैक्स में सब्सिडी इनडायरेक्ट टैक्स होता है बेसिकली, अप्रत्यक्ष कर में सब्सिडी। ये फॉर्मूला हो गया बाजार मूल्य का। बाजार मूल्य इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। मार्केट प्राइस हमेशा ग्रेटर देन होता है फैक्टर कॉस्ट का, बाजार मूल्य हमेशा बड़ा होता है कारक लागत में। कारक लागत तो किसी चीज़ का 50 रुपये, तो लाजमी उसका फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस 80 या 70 रुपये हो जाएगा टैक्स वगैरह ऐड करके। तो बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा क्या? मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट कारक लागत, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब टोटल जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें हम सब्सिडी को निकाल देंगे, घटा देंगे। सहायकी, सब्सिडी मतलब सहायकी। सब्सिडी वगैरह किसी चीज़ को जो मार्केट एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए दिया जाता है कि लोग सब्सिडी देंगे तो लोग अधिक सामानों को खरीदेगा, अधिक सामानों को खरीदेगा तो डिमांड जनरेट होगा, डिमांड जनरेट होगा तो सप्लाई अधिक करने के लिए प्रोडक्शन अधिक होगा, प्रोडक्शन अधिक होगा तो इकोनॉमी बढ़ेगा, बूस्ट होगा। तो सब्सिडी का मेन है कि इकोनॉमी को बड़ा करना, इसलिए सब्सिडी किसी क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये हो गया बाजार मूल्य इक्वल टू कारक लागत में जोड़ देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब टोटल इनडायरेक्ट टैक्स में टोटल सब्सिडी को माइनस कर देंगे। उसी तरह जीडीपी, मार्केट प्राइस और एक जीडीपी होता है फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी मार्केट प्राइस पर, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर। तो कौन सा जीडीपी अधिक होगा? मार्केट प्राइस का वैल्यू हमेशा फैक्टर कॉस्ट से अधिक होता है, क्योंकि मार्केट प्राइस में टैक्स वगैरह ऐड होता है। तो जाहिर सी बात है मार्केट प्राइस अधिक होता है तो जीडीपी मार्केट प्राइस पर बड़ा होगा, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर, कारक लागत पर। तो ये भी पूछा जा सकता है जीडीपी बाजार मूल्य पर, मार्केट प्राइस पर बड़ा होता है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर, कारक लागत पर, पीटी में पूछा जा सकता है, क्योंकि मार्केट प्राइस सदैव फैक्टर कॉस्ट से अधिक होता है। पहले जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर निकाला जाता था, कारक लागत पर, तो उसमें टैक्स वगैरह छूट जाता था, सब्सिडी वगैरह। तो अब जीडीपी किस पर निकाला जाता है? मार्केट प्राइस पर। मार्केट प्राइस में एक टैक्स भी ऐड हो जाता है और सब्सिडी भी माइनस हो जाता है, तो ये एक्यूरेट निकलता है जीडीपी मार्केट प्राइस पर। जीडीपी मार्केट प्राइस पर हमेशा ग्रेटर देन होता है किससे? फैक्टर कॉस्ट से, कारक लागत से। ये पीटी फैक्ट है। अच्छा, किसी चीज़ का जीडीपी फैक्टर कॉस्ट दिया गया है, किसी चीज़ का जीडीपी फैक्टर कॉस्ट दिया गया, वैल्यू मान लेते हैं 5 मिलियन। चलो इतना बड़ा एग्जांपल नहीं लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल समझने के लिए। किसी जीडीपी का फैक्टर कॉस्ट नाम है 20,000 रुपया,
20,000 रुपया। और पता है हमें इनडायरेक्ट टैक्स पता है 500 रुपया, सब्सिडी पता है 100 रुपया। तो जीडीपी निकालना है मार्केट प्राइस पर, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, जीडीपी मार्केट प्राइस इक्वल टू जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। आगे जानेंगे इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर है, टैक्स माइनस सब्सिडी। तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर कितना है 20,000, टैक्स हो गया 500, सब्सिडी हो गया 100, तो कितना हो जाएगा 20,400। 500 में से 100 गया तो 400, तो ये हो गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस। टैक्स माइनस सब्सिडी को शुद्ध निवल कर कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, टैक्स माइनस। अब जानते हैं अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर है। डायरेक्ट टैक्स जिसको हिंदी में प्रत्यक्ष या परोक्ष कर, प्रत्यक्ष कर कहते हैं, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, दोनों में डिफरेंस। डायरेक्ट टैक्स जिस पर लगाया जाता है वही देता है, इनडायरेक्ट टैक्स जिस पर लगाया जाता है वो नहीं देता, अंतिम जो वस्तु खरीदेगा या सेवा उसको देना पड़ता है। तो पहला अंतर ये है। तो क्या लिखना है, डायरेक्ट टैक्स ये इनकम पर लगाया जाता है, आय पर। दूसरा डायरेक्ट टैक्स प्रॉफिट पर लगाया जाता है, यदि लाभ हो रहा है आपको अधिक तो, यानी यदि आपका इनकम अधिक है तो टैक्स भी अधिक भरना पड़ेगा, यदि आपका प्रॉफिट अधिक है तो टैक्स भी अधिक भरना पड़ेगा। और प्रत्यक्ष कर वस्तुओं के उत्पादन, वस्तुओं पर और सेवाओं के उत्पादन पर लगाया जाता है टैक्स, यानी कि सर्विस और गुड्स पर जो लगाया जाता है वो अप्रत्यक्ष कर है। इसको देख सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स वैसा टैक्स है, वैसा कर है जो इम्पोज किया जाता है टैक्स पेयर जो जिस इनकम पर या तो प्रॉफिट पर, इंडिविजुअल पर लगाया जा सकता है, किसी कंपनी पर लगाया जा सकता है, किसी फर्म पर लगाया जा सकता है। और ये किसी प्रॉफिट वगैरह पर नहीं दीजिए, इम्पोज ऑन मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स, कोई जैसे ये मार्कर बनाने वाली कंपनी है तो उसको अधिक बेनिफिट हो रहा है इस प्रोडक्शन के लिए, उसको टैक्स देना पड़ेगा, बेनिफिट हो या ना हो। तो गुड्स में, सर्विस में के उत्पादन के लिए प्रोड्यूसर को जो टैक्स देना पड़ता है वो, हालांकि ये टैक्स वो कंपनी नहीं भरती है, वो कंज्यूमर भरता है, हम भरे होंगे इसमें। जैसे ये जो फैक्टर कॉस्ट में जो टैक्स लगाया गया तो इसमें टैक्स ऐड करके इसका जो मार्केट प्राइस बन गया। जैसे ये फैक्टर कॉस्ट 5 रुपये था, 20 रुपया, टैक्स ऐड करके 10 रुपया और ऐड हो गया इसमें, और ये 30 रुपया कौन देगा, ये कंज्यूमर देगा, जो खरीदेगा इसको, वो प्रोड्यूसर नहीं देगी, वो तो फैक्टर कॉस्ट बना दिया 10 रुपया। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो कंज्यूमर पर पड़ता है इसका बोझ, ना कि प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर पर। इनडायरेक्ट टैक्स के कारण क्या होता है, सेविंग, बचत जो है लोगों का, इंडिविजुअल का या कंपनी का घट जाती है, क्योंकि उसका अधिक टैक्स भरने में चला जाता है। इन्वेस्टमेंट घट जाता है क्योंकि उनके पास बचत ही कम है, तो अलग अलग चीज़ों पर, अलग अलग एसेट्स पर इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेगी। इसके कारण क्या होता है, यदि अधिक इनडायरेक्ट टैक्स लगा गया किसी वस्तु पर तो उसकी कीमत अधिक बढ़ जाएगी, अधिक कीमत के कारण उसका डिमांड कम हो जाएगा, लोग खरीदेंगे नहीं, तो ये कंजम्पशन घट जाता है, सेविंग बढ़ जाता है। ये सब थोड़ा सा बेसिक पॉइंट है। कंजम्पशन, यदि लोग सामान नहीं खरीद रहे हैं तो उनका पैसा जमा हो रहा है, सेविंग बढ़ रहा है। कंजम्पशन क्यों बढ़ा, क्योंकि इसका दाम अधिक बढ़ गया इनडायरेक्ट टैक्स के कारण। महंगाई इससे बढ़ती है, इन्फ्लेशन क्या होता है, बढ़ती है, क्योंकि महंगाई मतलब सामानों का मूल्य बढ़ जाना। तब इनडायरेक्ट टैक्स जब अधिक इम्पोज किया जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, इसके कारण महंगाई घटती है डायरेक्ट टैक्स के कारण। क्यों, क्योंकि ये जो टैक्स के रूप में सरकार को ये पे किया जाता है तो सरकार के पास मनी चला जाता है, सरकार अलग अलग कामों के लिए ये डिवाइड करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, बांटती है। ठीक है, तो यही है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स,
इसमें एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट वगैरह ये सब अप्रत्यक्ष कर हैं। डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। प्रोग्रेसिव क्यों कहते हैं? प्रोग्रेसिव मतलब एक अच्छा टैक्स है, क्योंकि जो अधिक अमीर हो रहा है, जिसके पास इनकम अधिक जनरेट हो रहा है, तो उसका कुछ पैसा अमाउंट टैक्स के रूप में सरकार को देना पड़ता है। सरकार फिर अमीर और गरीब के बीच समानता इस्टेब्लिश करने के लिए उसको अलग अलग सब्सिडी में खर्च करती है, रोड बनाने में खर्च करती है, सड़क बनाने में खर्च करती है, स्कूल बनाने में खर्च करती है, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर खर्च करती है। तो टैक्स ही तो है सरकार का मूल इनकम का सोर्स जो है वो कर ही है, टैक्स ही है। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स है, जितना लोगों के पास इनकम आएगा उतना टैक्स बढ़ेगा, उतना सरकार का भी इनकम बढ़ेगा। इसे प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। इसे रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिग्रेसिव। रिग्रेसिव टैक्स मतलब सभी को एक समान देना पड़ता है, अमीर हो या गरीब हो, सभी को मारकर 30 रुपये में मिलेगा। 1 करोड़ वाला, 1 करोड़ जिसके पास संपत्ति है या मंथली इनकम मान लेते हैं 10 लाख रुपये है, उसको भी ये 30 रुपये मिलेगा। जिसका मंथली इनकम 5,000 रुपया है, उसको भी ये 30 रुपये मिलेगा। तो ये रिग्रेसिव टैक्स, लेकिन ये इनकम पर डिपेंड करता है, डायरेक्ट टैक्स। ये सभी पर एक समान लगता है, ये सभी पर एक समान नहीं लगता है। प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, ये सभी के सभी डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण है। सेल्स टैक्स जो बिक्री कर है, वैट वगैरह, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स कम पे करता है कंज्यूमर पे करता है, जो उस वस्तु को या उस सेवा को अंतिम रूप से खरीदता है। तो इस वीडियो में क्या क्या किसकी किसकी चर्चा की। एक जीडीपी की गणना जो 3 मेथड है कैसे की जाती है, जिसमें प्रोडक्शन मेथड उचित है, एक्यूरेट है। कारक लागत और बाजार मूल्य में क्या डिफरेंस है। डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर है। नेट टैक्स किसे कहते हैं, यानी कि टैक्स माइनस सब्सिडी को घटा देंगे तो नेट टैक्स। इसी के बारे में आज डिटेल में डिस्कस किया।